चलो लेंस के बारे में समझते हैं इस वीडियो में। थिन लेंस, ये डेफिनेशन है थिन लेंस की। इन अ थिन लेंस देर आर टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो लेंस क्या है? इनफैक्ट दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस का कॉम्बिनेशन है, और वो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस अगर पास पास हैं तो ये थिन लेंस फॉर्म करेगा। थिन लेंस की दो कैटेगरी है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स जो लेंसेज हैं वो बीच में ज़्यादा मोटे होते हैं, थिकर एट मिडल, जबकि कॉनकेव इसका जस्ट ऑपोजिट है। ये तीनों कॉन्वेक्स लेंसेज हैं क्योंकि ये तीनों ही देखो इनकी थिकनेस बीच में ज़्यादा है, और ये तीनों कॉनकेव हैं क्योंकि ये एंड्स पे ज़्यादा थिक हैं। ओके, ये एक लेंस है जो शेड कर रहा है, ये लेंस है। ये लेंस ऐसा मान सकते हैं कि दो स्फेरिकल सरफेसेस को काट के बनाया गया है। तो इस लेंस में देखो ये वाली सरफेस कॉन्वेक्स है। अगर लेंस को देखा जाए तो हम कहाँ से देख सकते हैं? एक इस तरफ से देख सकते हैं और एक इस तरफ से देख सकते हैं। तो इस तरफ से देखने पर ये सरफेस कॉन्वेक्स है क्योंकि ये किसी भी स्फेरिकल सरफेस का बाहरी सरफेस कॉन्वेक्स कहलाता है। और इसी तरीके से अगर इधर से देखें तो वो हम इस स्फीयर के बाहरी सरफेस को देख रहे हैं, तो ये वाला सरफेस भी कॉन्वेक्स है। तो इस लेंस का दोनों सरफेस कॉन्वेक्स है, इसलिए इसका नाम है बाई कॉन्वेक्स, या कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स भी कहते हैं इसको। ये दूसरा लेंस मैंने बना रहा हूँ, इसमें एक सरफेस कॉन्वेक्स है इधर वाली, और इधर वाली प्लेन है। तो इस लेंस का नाम है प्लेनो कॉन्वेक्स। देखो इससे मतलब नहीं कि पहली सरफेस कौन सी दूसरी कौन सी है, पहले कॉन्वेक्स आ रही है फिर प्लेन आ रही है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि पहले कॉन्वेक्स है तो पहले नाम भी कॉन्वेक्स होना चाहिए, क्योंकि लेंस को उलटने से कोई नाम थोड़ा बदल जाएगा। इसको हम लेंस को उलट दें तो फिर पहला प्लेन हो जाएगा, फिर दूसरा कॉन्वेक्स हो जाएगा, तो इससे नाम नहीं चेंज होने वाला है। तो इसका नाम ऐसे है, देखो मेनली ये कॉन्वेक्स है क्योंकि बीच में थिक है, इसलिए बाद में तो कॉन्वेक्स लिखना ही है। तो जो भी लेंस बीच में थिक है उसमें बाद में तो कॉन्वेक्स आएगा ही, और जब भी कोई लेंस कॉन्वेक्स होगा तो उसकी एक सरफेस तो तय है कि कॉन्वेक्स होगी। जैसे इसमें दोनों ही सरफेस कॉन्वेक्स थी, इसमें एक सरफेस कॉन्वेक्स है, तो हर कॉन्वेक्स लेंस में एक सरफेस तो बिल्कुल श्योर है कि कॉन्वेक्स होगी। दूसरी सरफेस कैसी है वो इस प्रीफिक्स से तय होगा, मतलब ये प्रीफिक्स वो दूसरी सरफेस के बारे में बता रहा है। एक तो कॉन्वेक्स ही है, दूसरी प्लेन है, इसलिए प्लेनो कॉन्वेक्स। तो इनके देख लो नाम, ये पहले वाला तो बाई कॉन्वेक्स हो ही गया, दूसरा प्लेनो कॉन्वेक्स हो गया। देखो तीसरे वाले में क्या है, एक सरफेस कॉन्वेक्स है जबकि दूसरा सरफेस कॉनकेव है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? चूंकि ये बीच में थिक है इसलिए बाद में तो कॉन्वेक्स आएगा, और चूंकि बाद में कॉन्वेक्स आया तो एक सरफेस तो कॉन्वेक्स होनी ही है, उसकी चिंता नहीं करो। अब दूसरी सरफेस देखो कौन सी है, तो वो कॉनकेव है, तो इसको लिखेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स का मतलब ऐसा लेंस जो कॉन्वेक्स है यानी बीच में थिक है, उसकी एक सरफेस तो कॉन्वेक्स होगी ही होगी, दूसरी सरफेस उसकी कॉनकेव है। इसी तरीके से इन लेंसेज के नाम इस तरीके से होंगे, ये बी एंड्स पे ज़्यादा थिक है इसलिए कॉनकेव है, इसकी एक सरफेस तो कॉनकेव होनी है, वो छोड़ दो, जो दूसरी सरफेस है वो प्लेन है तो इसलिए प्लेनो कॉनकेव। और इसी तरीके से ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कोई भी लेंस चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव, वो डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो कैसे मीडियम में रखा हुआ है इस पर। कन्वर्जिंग का ये सिंबल है, डाइवर्जिंग का ये सिंबल है। कन्वर्जिंग रेस को कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज मतलब पास लाएगा, तो जैसे कि इस फिगर में दिख रहा है, अगर ये कन्वर्जिंग लेंस है तो ये रेस को पास ले आएगा, और इस तरीके से डाइवर्जिंग रेस को दूर ले जाएगा। दो फोकस डिफाइंड है लेंस में, मिरर में तो एक ही फोकस डिफाइंड था, लेंस में दो फोकस डिफाइंड है। जब पैरेलल लाइट, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट स्ट्राइक करे लेंस पर और फिर जहां इमेज बने, यानी ऐसा कह सकते हो कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तब जो इमेज बन रही है, तो उस इमेज पोजीशन को कहते हैं सेकेंड फोकस या प्रिंसिपल फोकस या फोकस, सिंपली फोकस। तो ये है मेन फोकस लेंस का। इस तरीके से डाइवर्जिंग का सेकेंड फोकस, तो अब देखो कहाँ इमेज बन रही है, यू तो इन्फिनिटी है इस डायग्राम में भी, तो अब जहाँ भी वी है वो सेकेंड फोकस है, तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है, इसकी इमेज बन रही है पीछे, तो ये है फिर सेकेंड फोकस इसका। तो ऐसे याद रखना है कि सेकेंड फोकस कन्वर्जिंग लेंस का पॉजिटिव साइड में होता है और डाइवर्जिंग लेंस का नेगेटिव साइड में होता है।
पॉजिटिव साइड से मारा, लाइट चूंकि इस डायरेक्शन से आ रही है और लाइट जा रही है किधर की तरफ, तुम्हारे दाहिने हाथ की तरफ, टुवर्ड्स राइट, तो ओरिजिन से राइट साइड ये प्लस हो गया। तो कन्वर्जिंग लेंस में जो सेकंड फोकस है वो पॉजिटिव साइड में है, अब वैसे ही इसमें नेगेटिव साइड में है डाइवर्जिंग में। ऐसे F1 डिफाइंड है। F1 वो पोजीशन होती है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां अगर हम ऑब्जेक्ट रख दें तो उसकी इमेज इन्फिनिटी बनती है, यानी F1 से जाने वाली रे लेंस से टकराने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। डाइवर्जिंग में भी ऐसे, तो F1 से जाने वाली रे, ये वो रे है जो F1 से जाएगी और ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। अब कन्वर्जिंग में F1 नेगेटिव साइड में होता है, डाइवर्जिंग में F1 पॉजिटिव साइड में होता है। तो F1 F2 उल्टी साइड्स में होते हैं हर लेंस के। ओके, इस डायग्राम में ये एक सिंपल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, कर्व सरफेस। इसमें एक ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी इमेज यहाँ बन रही है और इसका अगर हम फॉर्मूला लिखें तो ये फॉर्मूला हो जाएगा उसका, सिंपल कर्व सरफेस फॉर्मूला। अब सपोज करो सेकंड सरफेस एक और आ गई, ये सेकंड सरफेस जो कि पहले सरफेस से थोड़ी दूरी पे है, ये दूरी मैंने t मान ली। तो सेकंड सरफेस पे क्या होगा, जो पहले सरफेस की इमेज है वो सेकंड के लिए अब ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड सरफेस के लिए अगर हम फॉर्मूला लिखें, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, और मान लिया कि सेकंड सरफेस पे लाइट टकरा के यहाँ पे पहुँच रही है और ये डिस्टेंस v है। अच्छा, सेकंड सरफेस के लिए जब फॉर्मूला लिखेंगे ना तो डिस्प्लेस, अब सारे मेजरमेंट्स P2 से होने हैं क्योंकि सेकंड सरफेस का पोल P2 है, तो P2 से मेजर करेंगे। तो सेकंड सरफेस के लिए ये इक्वेशन बनेगी n3/v। अब लाइट जा रही है n2 से n3 में, इधर का मीडियम n3 है, तो n3/v माइनस n2/u। अब u क्या है, देखो जो पहले v डैश था, यानी यहाँ जो इमेज बन रही थी पहले सरफेस की, वही ऑब्जेक्ट है दूसरे सरफेस के लिए, लेकिन अब चूंकि मेजरमेंट P2 से हो रहा है इसलिए इसमें से t कम कर दिया गया है और दिस इज इक्वल टू n3 माइनस n2/r2। देखो मैंने इसमें क्या किया है, इन दोनों ही इक्वेशंस में अभी मैंने साइन कहीं नहीं रखा है, ना u का, ना r1 का, ना r2 का। साइन समझ लो सिर्फ v डैश का रखा है क्योंकि हमें v डैश को हटाना है, तो इसको बस साइन के साथ रख रहे हैं, बाकी सब अभी जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है। और अगर t बहुत छोटा है जैसा कि थिन लेंस में होता है तो v डैश माइनस t को v डैश लिख सकते हो, और तब ये इक्वेशन, ये दोनों को सॉल्व करोगे ना, v डैश एलिमिनेट करोगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ओके, तो ये इक्वेशन बन गई लेंस के लिए जब लेंस के दोनों तरफ मीडियम अलग अलग हो, एक तरफ n1 लेंस का खुद का n2 और दूसरी तरफ n3, तो ये इक्वेशन हमें मिल रही है। अच्छा, इसमें जो राइट हैंड साइड वाला टर्म है, ये पूरा टर्म, दिस टर्म, इसे कहते हैं पावर, ये ऑप्टिकल पावर कहते हैं इसको। ये भी ऑप्टिकल पावर है, दिस इज ऑप्टिकल पावर, दिस इज ऑप्टिकल पावर। तो ये ऑप्टिकल पावर लेंस की है, ये ऑप्टिकल पावर सिंगल रिफ्रैक्शन की है, ये दूसरे वाले सिंगल रिफ्रैक्शन की है। ओके, अब पिछले फॉर्मूले से अगर हेल्प लो तो सपोज करो इसमें एक लेंस तो नहीं है, ये ऐसे मान सकते हो कि कई लेंसेज का कॉम्बिनेशन है, इसमें कई रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, गिने तो 1 2 3 4 4 रिफ्रैक्शंस। और अगर मान लें कि ये पास पास सरफेसेस हैं, यानी ये सारी थिकनेसेस, ये थिकनेस सब छोटी छोटी हैं, तो जैसे पिछली बार हमने उन्होंने लिखा था तो उसमें तो 2 रिफ्रैक्शन होते हैं, इसमें 4, तो चारों रिफ्रैक्शन के फॉर्मूले लिख कर अगर सबको जोड़ो तो फाइनली हमें ये मिल जाएगा। फाइनली क्या मिलेगा, n5/v। n5 मतलब जो भी फाइनल n है, तो यहाँ पे फाइनल n5 है, हम ये मान रहे हैं लाइट इधर से आ रही है, तो फाइनल n5 अपॉन फाइनल v माइनस n1/u, n1 का मतलब जो पहला n है, अपॉन u, दिस इज इक्वल टू। अब इसके बाद पहले सरफेस पर रिफ्रैक्शन फार्मूला जब लिखते हैं ना तो उसके राइट हैंड साइड में क्या जाता है, वो ये जाता है n2 माइनस n1/r1। ऐसे दूसरे सरफेस का राइट हैंड साइड वाला टर्म आएगा n3 माइनस n2/r2, ऐसे तीसरे सरफेस का, ऐसे चौथे सरफेस का। तो इन सारे राइट हैंड टर्म्स को जोड़ देना है। लेफ्ट हैंड टर्म्स को भी जोड़ा गया है तो उसमें क्या होता है, सब काफ़ी कैंसलेशन हो जाता है, तो यही 2 बचते हैं। राइट हैंड टर्म्स के ये सारे टर्म्स जुड़ेंगे, तो इसको सीधे लिख सकते हैं जब कई बार रिफ्रैक्शन हो रहे हो पास पास।
और ये जो इधर का पूरा टर्म है राइट हैंड साइड का, वो इस पूरे कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस की ऑप्टिकल पावर हो गई। तो अगर इस पूरे को हम ऑप्टिकल पावर P से डिनोट कर लें तो हमारी इक्वेशन ये बन गई। ओके, इसमें क्या है, एक लेंस है, इसमें लाइट आ रही है इधर से, ये लाइट आ रही है द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट पहले टकराएगी इस सरफेस पे, ये इसलिए S1 है, बाद में इस सरफेस पर टकराएगी इसलिए S2 है। S1 वाला सरफेस को ऐसे मेंटली कंप्लीट करो तो यहाँ सेंटर बनेगा, इसलिए इसको C1 लिख दिया। ऐसे S2 वाले को कंप्लीट कर लो तो इधर बनेगा सेंटर C2। C1 C2 को जोड़ दो तो ये प्रिंसिपल एक्सिस बन गई लेंस की। और अगर लेंस पतला है तो ये थिकनेस बहुत ही छोटी होगी, तो उसको बिल्कुल एक जीरो, ऑलमोस्ट जीरो की मान लो, तो ये लेंस जहाँ प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रहा है वो पॉइंट बन जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। तो बहुत पतले लेंस को मतलब फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि अभी तो ये लग रहा है ना कि ये लेंस इस प्रिंसिपल एक्सिस को कई जगहों पे टच कर रहा है, इन सारे पॉइंट्स पे टच कर रहा है, तो इसमें से कौन सा पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर है। तो थिक लेंस में तो ऑप्टिकल सेंटर ढूंढना पड़ेगा, तो उसकी डेफिनेशन अलग है। लेकिन थिन लेंस में चूंकि ये दूरी बहुत छोटी है, ऑलमोस्ट जीरो, तो ये पॉइंट बन जाएगी, तो बस वही पॉइंट फिर ऑप्टिकल सेंटर है। तो ये एग्जांपल ले रहा है इसमें कि हमें F1 F2 ऑप्टिकल पावर ऑफ लेंस निकालनी है, जो कि ऐसे दिया हुआ है। तो एक लेंस है जिसका एक साइड प्लेन है, एक साइड कर्व्ड है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 दिया हुआ है, और ये सब रिफ्रैक्टिव इंडिसेस दिए हैं 1, 2 और 3/2। चलो, तो इसका लेंस का फॉर्मूला लिखो। और ये एरो शो कर रहा है कि लाइट इधर से आ रही है, तो ये मैंने सीधे लिख दिया। ये फाइनल n है, n 3/2, दिस इज फाइनल n बाई v माइनस इनिशियल n बाई u, और ये दो टर्म आ गए, ये दो टर्म इस रिफ्रैक्शन और इस रिफ्रैक्शन के लिए लिखे हुए हैं। पहले वाले रिफ्रैक्शन में जो r है वो इन्फिनिटी है, फ्लैट सरफेस है, और दूसरा वाला टर्म का रिफ्रैक्शन फार्मूला ये लिखा हुआ है, और इन दोनों जोड़ने पर ये 1/80 आ रहा है। तो ऑप्टिकल पावर क्या हो गई, ये 1/80 ही इज द ऑप्टिकल पावर, तो ऑप्टिकल पावर इज 1/80। अब हमें F2 निकालना है, तो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है कि इसी फॉर्मूले में बस u की जगह इन्फिनिटी रखो, v की जगह F2 रखो, तो इससे हमें F2 मिल जाएगा। F2 प्लस 120 आ रहा है, यानी पॉजिटिव साइड में है, और पॉजिटिव साइड में है तो ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। ऐसे अगर v की इन्फिनिटी रखो तो हमें u मिलता है F1, और उसको सॉल्व करेंगे तो हमें F1 की वैल्यू नेगेटिव साइड में मिलेगी 80। ये दोनों उल्टे साइन के तो हमेशा ही होंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ अलग अलग हो सकती हैं। सिंपल सा रूल ये है कि अगर मीडियम अलग अलग होंगे तो ये इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ अलग अलग होंगी, अगर मीडियम सेम होंगे लेंस के दोनों तरफ तो ये वैल्यूज़ भी सेम आती हैं। तो लेंस इज कन्वर्जिंग इफ सेकंड फोकस लाइज ऑन पॉजिटिव साइड, वी हैव सीन। अगर पॉजिटिव साइड में सेकंड फोकस होगा तो कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। F2 F1 हमेशा उल्टी साइड में होंगे, ये लेंस का फॉर्मूला है, इसी में रखो। अगर u की जगह इन्फिनिटी, v की जगह F2, तो हमें n3/F2 की वैल्यू p के बराबर मिली। इसी तरीके से v इन्फिनिटी रखो, u की जगह रखो F1, तो हमें ये रिजल्ट मिला। अब इन दोनों को कंपेयर करो तो हमें ये रिजल्ट मिला। तो इससे चेक कर सकते हो कि F1 F2 देखो है एक दूसरे के उल्टे साइन के होंगे इस माइनस की वजह से, और न्यूमेरिकली ये दोनों तभी बराबर होंगे जब n1 n3 बराबर होगा। तो F1 F2 की न्यूमेरिकल वैल्यू तभी बराबर होगी जब n1 n3, यानी लेंस के दोनों तरफ मीडियम सेम होगा तब। जो लेंस का जो बीच वाला हिस्सा है ना, वो अगर चेक करो तो एक स्लैब की तरह, सिर्फ इतना हिस्सा देखो तो ये एक स्लैब की तरह लगेगा, और छोटा हिस्सा ले लो तो वो स्लैब की तरह है। और स्लैब से मालूम है जब भी लाइट पास होती है तो कैसे पास होती है, पैरेलल जाती है, अपने ही पैरेलल। कब, जब दोनों तरफ मीडियम सेम हो, है ना, जब दोनों तरफ मीडियम सेम हो, तो वो मैंने लिखा है मीडियम ऑन बोथ साइड्स सेम, तो जो रे होगी वो स्लैब से पैरेलल निकल के आएगी। लेकिन पैरेलल तो निकलती है, लेकिन अपने ओरिजिनल रास्ते से थोड़ा सा डेविएट हो जाती है, और ये जो डेविएशन है इसको कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। हम लोग पहले देख चुके हैं, उसका फॉर्मूला भी देख चुके हैं। इसका फॉर्मूला ये था T sec r sin I माइनस r। तो ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो T पे डिपेंड कर रहा है, T का मतलब थिकनेस पे, और थिन लेंस में ये थिकनेस कितनी है, बहुत ही कम है थिन लेंस में। तो ये जो T है जब ये बहुत कम होगा तो ये S भी बहुत कम हो जाएगा।
तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि थिन लेंस में हम ये मान सकते हैं कि जो बीचों बीच से लाइट जा रही है, बीचों बीच वाले पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर भी कहेंगे, तो ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट जा रही है वो सीधे चली जा रही है, उसमें ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट अगर छोड़ दें, नेग्लेक्ट कर दें, तो लाइट सीधे जा रही है। तो थिन लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट सीधे जाती है बिना डेविएट हुए। कब? जब दोनों तरफ मीडियम सेम हो। ओके, तो ये मैंने लिख दिया, इन थिन लेंस रे थ्रू द मिडल पार्ट गोज अनडेविएटेड एंड दैट मिडल पार्ट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। नाउ इफ मीडियम इज सेम ऑन बोथ साइड्स, तो ये जो लेंस का फॉर्मूला भी लिखा था उसमें अगर मीडियम दोनों तरफ सेम हो तो n1 n3 को मैंने n सराउंडिंग लिख दिया और n2 को n ऑफ लेंस लिख दिया और फिर इसी में रख दें वैल्यूज़, तो सॉल्व होके ये आ रहा है। तो किसी लेंस के अगर दोनों तरफ मीडियम सेम है तो फिर डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज़ किया जा सकता है, अगर याद कर ले तो। और इसमें भी इस फॉर्मूले में अगर u की जगह इन्फिनिटी रख दो तो v क्या बन जाएगा? f2। तो ये पूरा 1/f2 के बराबर हो जाएगा, या इसको पूरे को 1/f लिख सकते हो, सिर्फ f लिखने का मतलब f2। तो और जहाँ 1/f की वैल्यू ये पूरी हो गई। तो लेंस अगर दोनों तरफ मीडियम सेम हो तो ये जो यहाँ पर टर्म आता है राइट हैंड टर्म, ये वाला टर्म, वो 1/f के बराबर हो गया और हमारा लेंस का फॉर्मूला ये हो गया 1/v माइनस 1/u इज 1/f। अब देखो, जब भी लाइट कई सरफेसेस से रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट हो रही हो तो जो ओवरऑल लेटरल मैग्नीफिकेशन होता है वो हर सरफेस के जो अलग अलग मैग्नीफिकेशंस हैं उन सबके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो पहले सरफेस से जब लाइट टकराई तो कितना लेटरल मैग्नीफिकेशन होगा? वही कर्व सरफेस वाला फॉर्मूला। ऐसे जब दूसरे सरफेस से टकराएगी लाइट तो ये हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है जो पहले सरफेस की इमेज है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी, और मल्टीप्लाई कर दो इनको तो ये आ गया। तो एक सिंगल लेंस के लिए ये m का फॉर्मूला बन गया। और अगर n3 n1 भी बराबर है तो फिर सिंपली ये v/u हो गया। अब रे डायग्राम बनाने में लेंस के लिए सबसे पहले तो वही कन्वर्जिंग है। तो कन्वर्जिंग है तो, और मान लो लाइट इधर से आ रही है तो ये पॉजिटिव साइड हो गया इधर, तो पॉजिटिव साइड की तरफ f2 हो जाएगा, नेगेटिव की तरफ f1 हो गया। तो पैरेलल लाइट f2 से पास होती है, पहली प्रॉपर्टी। जो लाइट f1 से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी और जो लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधे चली जाएगी। तो ये तीन रेज हम यूज़ कर सकते हैं रे डायग्राम बनाने के लिए। ऐसे डाइवर्जिंग में भी, अब डाइवर्जिंग में f2 नेगेटिव साइड में, ये ध्यान रखना है, f1 पॉजिटिव साइड में। तो पैरेलल लाइट f2 से पास होती है लेकिन f2 तो पीछे और लाइट को तो आगे जाना है, तो लाइट ऐसे जाएगी कि बढ़ाने पे फिर वो f2 से जाएगी। और ऐसे ही f1 से जाने वाली लाइट, अब f1 तो इधर है, लाइट इस तरफ है, क्योंकि तभी तो लाइट इस तरफ है तभी तो ये फिर प्लस हो जाएगा ना। अदरवाइज अगर इधर लाइट होगी तो प्लस उल्टा हो जाएगा, फिर तो प्लस उल्टा हो जाएगा तो f2 को तो नेगेटिव साइड में आना है, तो f2 फिर उलट जाएगा। तो सबसे पहले लाइट इधर से आ रही है, इधर ये प्लस हुआ, अब f2 इस प्लस के उल्टी साइड में है क्योंकि ये डाइवर्जिंग है, तो f2 इधर हो गया और f2 के उल्टी साइड में f1 हो गया। क्या ठीक है? तो लाइट को इधर से आना है और f1 से जाना है, तो इंसिडेंट लाइट f1 से जाने का मतलब हो गया अब वो बढ़ाने पे f1 से जाएगी। तो ऐसी लाइट अगर आके पैरेलल हो जाएगी। अब इसमें मैंने देखो क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट लिया है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है क्योंकि तो लाइट इधर है, ऑब्जेक्ट इधर है, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ। तो ऐसी इंसिडेंट रेज लेनी है जो सब बढ़ाने पे ऑब्जेक्ट से जाएं, क्योंकि जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है तो सारी इंसिडेंट रेज ऑब्जेक्ट से जाती हैं बढ़ाने पे, सीधे बढ़ाने पे। तो ये एक रे मैंने ये ले ली। अब ये पैरेलल रे कहाँ से पास होनी है? f2 से। f2 ये वाला पॉइंट है, तो ये डाइवर्ज होगी और ऐसा डाइवर्ज होगी कि बढ़ाओगे पीछे तो f2 से जाएगी। ऐसे एक लाइट रे और ली, ये भी बढ़ाने पे ऑब्जेक्ट से ही जाएगी। सारी इंसिडेंट रेज को ऑब्जेक्ट से जाना है, ज़रूरी है, क्योंकि ये डेफिनेशन है ऑब्जेक्ट की, सारे इंसिडेंट रेज का मीटिंग पॉइंट होता है ऑब्जेक्ट। और ये f1 से भी जा रही है, ये पॉइंट f1 है, ये f1 से भी जा रही है। तो इस रे का क्या होगा, ये रिफ्रैक्शन के बाद फिर पैरेलल हो जाएगी। तो ये ऑब्जेक्ट से भी जा रही है और f1 से, इस पॉइंट को f1 मान लो, तो ये f1 से भी जा रही है, ये ऑब्जेक्ट से भी जा रही है, तो ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। और अब हमें जैसे ये दो रेज मिल गई तो इन दो रेज की हेल्प से हम इमेज बता सकते हैं। तो इमेज कहाँ होती है? रिफ्रैक्टेड रेज के मीटिंग पॉइंट पे। तो इन दो रेज का मीटिंग पॉइंट कहाँ होगा? आगे तो है नहीं, फैल रही है, डाइवर्जिंग है, तो कहीं पीछे जाएगा। तो ये पॉइंट बन गया इमेज।
और ये जो शेड कर रहा हूँ मैं, मतलब अगर यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर हो तो उसको लगेगा कि रेज़, ये जितनी भी रेज़ आ रही हैं ये सब आई से, इस पॉइंट से आ रही हैं। तो यहाँ पर अगर कोई ऑब्जर्वर होगा तो उसको ये इमेज दिखाई देगी। ये कन्वर्जिंग लेंस के लिए यू वी ग्राफ बना रहे हैं। अब ग्राफ बनाने के लिए फॉर्मूला पता ही है, 1/v माइनस 1/u इज़ 1/f, इसका ग्राफ बनाना है। खैर तो बहुत तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि v एक्सिस पर मार्क कर लो f2 को, और कन्वर्जिंग लेंस का f कैसा होता है, f2 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइड पे, और u एक्सिस पे मार्क कर लो f1 को, और F1 F2 से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस बना लो। जैसे F2 से वर्टिकल तो बनी हुई है, हॉरिजॉन्टल और बना लो, ऐसे ही F1 से हॉरिजॉन्टल बनी हुई है, वर्टिकल और बना लो, कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस हो गई। अब ग्राफ के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा ओरिजिन से जाता है और एक हिस्सा ओरिजिन के ऑपोजिट साइड से जाता है। और ये ध्यान रहे जो F1 F2 लाइंस जहाँ कट कर रही हैं, ये पॉइंट, दोनों हिस्से इस पॉइंट से उल्टा मुड़ते हैं। तो इस पॉइंट के इर्द गिर्द होते हैं दोनों हिस्से, और इस पॉइंट से उल्टा मुड़ते हैं, और एक ग्राफ ओरिजिन से जाता है और एक उतनी ही दूरी दूसरी तरफ से जाता है। तो ग्राफ कंप्लीट किया जाए तो ऐसे दो हिस्से बनेंगे, और ग्राफ का कोई भी हिस्सा F1 F2 से जाने वाली लाइन से कट नहीं करेगा। जैसे अगर ये F1 F2 से जाने वाली लाइन है तो ये ग्राफ इसके एसिम्प्टोटिक हो जाएगा, लेकिन कट नहीं करेगा, इसी के पास आता जाएगा लेकिन टच नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर डाइवर्जिंग का बनाओगे तो डाइवर्जिंग में v एक्सिस पर F2 मार्क करते हैं, F2 हम नेगेटिव साइड में, u एक्सिस पे F1 मार्क करते हैं, F1 पॉजिटिव साइड में। तो अब ये लाइन्स ऐसी हो गई, और फिर ग्राफ वैसे ही बनेगा दो हिस्सों में। तो इस पॉइंट के दोनों तरफ बनेगा ग्राफ का हिस्सा उल्टा मुड़ता हुआ, एक ओरिजिन से जाएगा और एक फिर 2F1 2F2 से जाता है। ये वेरीफाई कर सकते हो, ये मैंने सीधे बना दिया बस। ओके इस डायग्राम में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज देख रहे हैं, डाइवर्जिंग लेंस है। तो एक लाइट गई पैरेलल, ये F2 से पास हो गई, ये लाइट ऑप्टिकल सेंटर्स नहीं, ये लाइट F1 से जा रही है, इसलिए बाद में पैरेलल हो गई। इन दोनों रेज का मीटिंग पॉइंट पीछे गया, तो यहाँ पर कहीं इमेज बनी इस पॉइंट पे। अब सिर्फ दो रेज मैंने रे डायग्राम में हेल्प करने के लिए लिया था, अदरवाइज सिर्फ दो ही रेज नहीं है, वो तो इन्फानाइट रेज हैं O से, और ये सारी की सारी रेज ऐसी रिफ्रैक्ट होंगी कि इन सबको पीछे बढ़ाएंगे तो सब इमेज पे पहुँचेंगी। अगर इन रेज को पीछे बढ़ाया जाए तो सब इमेज पे पहुँचेंगी, इनको स्ट्रेट पीछे बढ़ाओ तो यहाँ पर कोई देखने वाला हो इस रीजन में तो उसको लगेगा ये रेज कहाँ से आ रही हैं, उसको लगेगा ये रेज इस आई पॉइंट से आ रही हैं, इसलिए उसको इमेज दिखाई देगी। तो अगर मैं बाकी हिस्सा हटा दूँ और सिर्फ वो हिस्सा रखूँ जो इस ऑब्जर्वर के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो हिस्सा मैं बाकी हटाता जा रहा हूँ। तो इस ऑब्जर्वर को लग रहा है कि जो रेज उसको मिल रही हैं वो इस आई पॉइंट से आ रही हैं ऐसे, तो इसलिए इस ऑब्जर्वर को ये आई दिखेगा। लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एंड रियल इमेज इज 4f। अगर ऑब्जेक्ट रियल है और इमेज रियल है और वो दोनों प्रिंसिपल एक्सिस पे हैं तो उनके बीच की जो सबसे छोटी दूरी होती है वो 4f होती है, रियल केस में। और ये 4f तब होती है जब, अब ये 4f लिखने का मतलब मैंने F1 F2 को सेम मान लिया है, अदरवाइज ये 2F1 प्लस 2F2 होती है। तो F1 F2 को सेम मानने का मतलब है हमने मीडियम दोनों तरफ सेम ले लिया है, तो ये फिर 4f आ जाएगा। अदरवाइज अगर मीडियम अलग अलग है तो ये 2F1 प्लस 2F2 आएगी। इसका प्रूफ अगर देखना चाहो तो सिंपल है, तो रिफ्रैक्शन ये लेंस फार्मूला लिखा हुआ है, सिंपली इसको सॉल्व किया थोड़ा सा। अब अगर ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, इनके बीच की दूरी को सपोज करो कैपिटल D मान लें, तो v माइनस u ये बन जाएगा d के बराबर। तो d इज़ नथिंग बट v माइनस u। तो यहाँ से अगर हम इसको u माइनस वी को माइनस d लिख लें और फिर सॉल्व करें d के लिए तो ये आ जाएगा। और इस फॉर्मूले से अगर देखो तो v की वैल्यू इतनी आ रही है FU अपॉन F प्लस u, तो इस v की वैल्यू यहाँ पर रख दो जिससे कि ये d प्योरली u के टर्म्स में आ जाए। अब हमें d मिल चुका है इन टर्म्स ऑफ u, और अब हमें देखना है कि किस u पे ये d सबसे कम होगा, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखें जिससे ये d सबसे छोटा हो जाए। तो उसके लिए मैथमेटिक्स यूज़ करेंगे।
तो उसके लिए डी बाई डी यू ऑफ कैपिटल डी शुड बी ज़ीरो, और इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये चेक करो, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो हमें डी मिल रहा है 4f। तो ये इसका प्रूफ है कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज रियल हैं तो सबसे उनके बीच की दूरी सबसे छोटी होती है 4f के बराबर। डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज़ किया जाता है कन्वर्जिंग लेंस के फोकल लेंथ को निकालने के लिए। एक प्रैक्टिकल होता है ये, और इसमें क्या करते हैं, ये पहले एग्जांपल समझते हैं इसका बेसिक प्रिंसिपल। तो सपोज करो एक स्क्रीन है और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इससे लाइट निकल रही है, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, और अब एक यहाँ पे लेंस रख रहा है, और फिर देखता है कि लेंस को अगर हम यहाँ से यहाँ तक धीरे धीरे स्लाइड करते जाए तो कब कब इमेज उसकी इस स्क्रीन पे बनेगी। तो ये एग्जांपल के फॉर्म में है। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द पोजीशन ऑफ लेंस ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर फॉर विच शार्प इमेज इज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। तो 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का एक लेंस लेना है और उसको धीरे धीरे स्लाइड करते जाना है ऑब्जेक्ट से स्क्रीन तक, और फिर देखना है कहाँ कहाँ पर लेंस की किन किन पोजिशंस पे स्क्रीन पर इमेज बनेगी। स्क्रीन पे इमेज तभी बनेगी जब वो इस पोजीशन में बनेगी जहाँ पे स्क्रीन है। तो सपोज करो पहले लेंस एक x दूरी पे है और उसकी इमेज स्क्रीन पे बन रही है, तो इधर की दूरी 45 माइनस एक्स हो गई। उसको लेंस के फॉर्मूले में रख देगा और सॉल्व करें x के लिए, तो x की हमें दो वैल्यूज मिल रही हैं, 30 और 15। तो एक सिचुएशन तो ये है कि जब 15 सेंटीमीटर पे लेंस होगा तो दूसरी तरफ 30 सेंटीमीटर पे स्क्रीन है, वहाँ इमेज बनेगी। और दूसरी सिचुएशन ये है कि जब 30 पे लेंस होगा तो फिर 15 पे स्क्रीन होगी, तब फिर इमेज बनेगी। तो एक तरीके से इस एग्जांपल से ये समझना है कि जो ये दो पोजीशंस आ रही हैं जिन पे कि स्क्रीन पे शार्प इमेज बन रही है, उसमें क्या हो रहा है, ये डिस्टेंसेस इंटरचेंज हो रही है। पहले 15 इधर थी, 30 इधर थी, फिर ये 30 इधर हो गई, 15 इधर हो गई। तो हमें दो पोजीशंस मिलेंगी लेंस की, और ये दोनों पोजीशंस में इंटरचेंज होंगी ये डिस्टेंसेस आपस में। और एक चीज़ और समझना है कि ये दो पोजीशंस हमें तभी मिलती हैं जब ये बीच की दूरी जो 45 है ये 4f से ज़्यादा हो। तो 4f से कम होगा तब तो फिर स्क्रीन पे इमेज ही नहीं बनेगी, क्योंकि स्क्रीन पे वो इमेज तभी बनेगी जब स्क्रीन पे लाइट टकराएगी। तो स्क्रीन पे इमेज तभी बनेगी जब यहाँ की इमेज रियल होगी। तो ये रियल ऑब्जेक्ट है, रियल इमेज है, तो उनके बीच की दूरी 4f से छोटी तो होती ही नहीं है। तो अगर पहले से ही छोटी रख के हम ट्राई करेंगे लेंस को, तो लेंस की कोई भी पोजीशन नहीं मिलेगी। हाँ, अगर हमने एग्जैक्टली 4f रख दिया 40, तो क्या होगा, उस केस में फिर सिमेट्री हो गई, 40 रख देंगे 4f, तब तो ये मालूम है लेंस की एक ही पोजीशन मिलेगी, 2f इधर 2f इधर वाली पोजीशन, यानी 20-20 दोनों तरफ दूरियाँ आ जाएंगी। और फिर इंटरचेंज करोगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, तो यानी लेंस की एक ही पोजीशन मिली। तो लेंस की दो अलग अलग पोजीशन तभी मिलती है जब बीच की दूरी 4f से ज़्यादा हो। तो सपोज करो इस केस में लेंस यहाँ पर है, ये पहली पोजीशन है, इधर a दूरी इधर b दूरी है, और ये h साइज़ का ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज बन रही है h1 साइज़ की। और दूसरे केस में क्या हुआ, इंटरचेंज जाएगा, ये जो a इधर था वो a दूसरी तरफ चला जाएगा, जो b था वो इधर आ जाएगा, और अब इमेज का साइज़ h2 बन रहा है। स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को कैपिटल D से डिनोट किया जाता है, और लेंस की ये जो दोनों पोजीशंस हैं इनके बीच की दूरी को स्मॉल d से डिनोट करते हैं। कैपिटल D इज a प्लस b, और स्मॉल d की वैल्यू b माइनस a। चेक करो, स्मॉल d की वैल्यू b माइनस a। अगर इनको सॉल्व करके a और b निकालें तो हमें ये वैल्यूज़ मिलेंगी, और इन a और b की वैल्यूज़ को उठा के हम लेंस के फॉर्मूले में रखते हैं। तो चाहे इस सिचुएशन के हिसाब से रखते हैं, चाहे नीचे वाली सिचुएशन के हिसाब से रखते हैं, सेम लेंस है, तो फोकल लेंथ हमें निकालना है। अच्छा, एक चीज़ और देख लें उससे पहले कि पहले वाली सिचुएशन में h1 और h का जो रेशियो होगा, h1 और h का जो रेशियो होगा वो b और a के रेशियो के बराबर होगा। ये m का फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, सॉरी m इज इक्वल टू v बाई यू। तो v यहाँ b है और u है माइनस है, तो m इज़ v बाई यू। और ऐसे सेकेंड केस में भी m की वैल्यू रख दिया v बाई यू, और v और u उलट गए हैं, और इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर लें इन दोनों को, इक्वेशंस को, तो ये इधर का मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाएगा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h1 h2 इज इक्वल टू h स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस इज अ प्रॉपर्टी कि जो दो इमेजेस बनती हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड में स्क्रीन पर,
उन इमेजेस के साइजेस को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो ऑब्जेक्ट के साइज का स्क्वायर होता है। और अगर हम फोकल लेंथ निकालें, चाहे इस सिचुएशन से चाहे इस सिचुएशन से, फोकल लेंथ सेम आनी है, तो ये 1/v-1/u रखा है पहली वाली पोजीशन के हिसाब से, और u उसका -a है, और b और a की ये वैल्यूज़ जो यहाँ पर हम लोगों ने निकाली थी, ये अगर पुट कर दें तो हमें फोकल लेंथ मिल जाएगा कैपिटल D और स्मॉल d के टर्म्स में। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या करते हैं, कैपिटल D निकाल लेते हैं, वो सिंपल है, वो तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी है। स्मॉल d निकाल लेते हैं, लेंस की जो दो पोजीशंस मिलती हैं उनके बीच की दूरी नाप के स्मॉल d आ जाएगा, और फिर इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट से हम किसी भी कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट मेथड। इस एग्जांपल में दो लेंसेज है, एक के बाद एक रखे हुए हैं, दोनों की फोकल लेंथ गिवन है, कुछ दूरियां गिवन है, और हमें निकालना है फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। तो कुछ नहीं करना है, पहले लेंस का इमेज निकालोगे और फिर वो इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर उसकी इमेज निकालेंगे ना। तो दो बार फॉर्मूला लगाना है। तो कन्वर्जिंग लेंस के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1/v-1/u, उसका u -10 हो जाएगा, इज 1/f। अब चूंकि कन्वर्जिंग है तो उसका f पॉजिटिव साइड में होगा, f का मतलब f2, इसलिए प्लस साइन के साथ है। तो इससे v सॉल्व कर लिया, और फिर जब v -20 आया तो रे डायग्राम भी बनाते चले साथ साथ। तो v हमें -20 मिला है, तो इतने का रे डायग्राम अगर बनाया जाए तो ऐसा बनेगा। ये लाइट गई ऑब्जेक्ट से और फिर ये आगे गई रिफ्रैक्ट हो गए, और -20 मतलब निगेटिव साइड में 20 की दूरी पे इमेज बनी। अब ये जो रेस इस पे टकराएंगी डाइवर्जिंग पे, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा ये, क्योंकि इंसिडेंट लाइट का मीटिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है। तो इंसिडेंट लाइट का मीटिंग पॉइंट अब यहाँ पे आ रहा है, और ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे हो गया, 20 और 30, टोटल दूरी हो गई 50, और माइनस साइड में है ये, और इसका वो f ये फोकल लेंथ है। तो लेंथ तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी, दिस इज फोकल लेंथ। यहाँ पर हमें फोकल सेकेंड फोकस का कोऑर्डिनेट रखना है इस इक्वेशन में, तो वो निगेटिव है क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है। और फिर सॉल्व करेंगे इसको, तो हमें v मिल जा रहा है फाइनली -200/9। तो इसको रे डायग्राम कंप्लीट कर देगा, तो सेकेंड लेंस से 200/9 पीछे की तरफ माइनस साइड में इमेज बनेगी। ये जो मैंने शेड किया है, ये वो क्या रीजन है, अगर यहाँ पे ऑब्जर्वर हो इस शेडेड रीजन में, तो उसको कौन सी इमेज दिखेगी, यहाँ वाली। अब अगर ऑब्जर्वर यहाँ है तो उसको कौन सी इमेज दिखेगी, उसको इमेज दिखेगी इन रेस की हेल्प से, ये वाली फाइनल इमेज। तो इस रीजन में अगर ऑब्जर्वर होगा तो वो फाइनल इमेज देखेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज अगर कॉन्टैक्ट में है तो, और कई लेंसेज कॉन्टैक्ट में है तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का ये फॉर्मूला है। तो मैंने ये दो लेंसेज दिखाया, एक f1 f2। हालांकि कन्वर्जिंग जरूरी नहीं कि दोनों कन्वर्जिंग हो, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग कुछ भी हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हालांकि बस कन्वर्जिंग ही दिखा दिया है, अदरवाइज डाइवर्जिंग भी हो सकता है। तो ये लाइट आई पैरेलल, और अब ये पैरेलल लाइट जहाँ पहुँचेगी फाइनली वही इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट फोकस होगा। तो पहला लेंस क्या करेगा, वो तो अपने f1 में पहुँचाएगा। तो ये रे अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये पहले लेंस के f1 पे जाएगा, और फिर दूसरे लेंस के लिए फिर ये वाला पोजीशन ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और दूसरा लेंस अगर लाइट को यहाँ पहुँचा रहा है तो दूसरे लेंस के लिए इमेज इक्वेशन लिखें अगर। अच्छा, फाइनली लाइट यहाँ पहुँच रही है तो ये f इक्विवेलेंट है। अब कहाँ से ना पहुँचा, यहाँ से ना पहुँचा, यहाँ से ना पहुँचा, फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये कॉन्टैक्ट में है, और ये बीच की दूरी नेग्लिजिबल है। अगर दूसरे लेंस के लिए फॉर्मूला लिखा जाए तो ये ऐसे बनेगा। तो दूसरे लेंस के लिए जो u है वो f1 के बराबर है, क्योंकि पहले लेंस की जो इमेज है वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, और बाकी तो फॉर्मूला। और उसका जो दूसरे लेंस का जो v है वही पूरे सिस्टम का f इक्विवेलेंट भी है। तो इसमें सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आ रहा है। एक लेंस लाइट को कितना डेविएट करता है, तो डेविएशन, तो मान लो ये ऑब्जेक्ट है और इससे जाने वाली लाइट ये मुड़ के ऐसे जा रही है, तो अपने सीधे जो इसकी डायरेक्शन थी उससे कितना मुड़ गई है, तो ये एंगल हो गया डेविएशन। तो ये डेविएशन अगर निकाला जाए तो उसको डेल्टा से डिनोट करना है। अब देखो इस डेल्टा जो है वो अल्फा और बीटा के समेशन के बराबर है, एक्सटीरियर एंगल
इज समेशन ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अल्फ़ा को tan अल्फ़ा मान लो छोटा मानते हुए, और tan अल्फ़ा कितना हो जाएगा h अपॉन ये दूरी, और ये दूरी को माइनस u लिखेंगे क्योंकि u निगेटिव है तो माइनस u पॉजिटिव होगी, तो दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। और इधर वाला जो tan बीटा आएगा वो आएगा h अपॉन ये दूरी, और ये दूरी है v। h कॉमन ले लो, अगर h कॉमन ले लोगे तो बचेगा 1/v माइनस 1/u, दैट इज़ 1/f। तो ये फॉर्मूला बन गया h/f। तो डेविएशन कॉज बाय लेंस इज h/f। जितना फोकल लेंथ कम होगा इसका मतलब डेविएशन उतना ज़्यादा होगा। तो छोटी फोकल लेंथ का लेंस ज़्यादा रेज को मोड़ेगा, तो उसको मोड़ने की पावर ज़्यादा होगी, तो उसका पावर ज़्यादा आएगा फिर, इसलिए पावर और फोकल लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर लेंसेज कांटेक्ट में नहीं है तो ये डायग्राम मैंने बनाया है, इसको मैं समझाता हूँ अभी। तो ये सपोज को दो लेंसेज हैं f1 f2 फोकल लेंस के, इनके बीच की दूरी d है, लाइट पैरेलल आ रही है, h1 हाइट पे टकरा रही है, फिर मुड़ी, फिर यहाँ h2 हाइट पे टकरा रही है। पहले वाले लेंस से अल्फ़ा मुड़ी, दूसरे वाले लेंस से बीटा मुड़ी, तो दोनों लेंस ने मिलकर कितना मोड़ा वो अभी देखते हैं। तो पहले वाले लेंस से अल्फ़ा मुड़ी तो फॉर्मूला क्या है h/f, तो h1/f1। दूसरे लेंस से बीटा मुड़ी और दोनों लेंस ने मिलकर कितना मोड़ा, दोनों का जोड़। तो दोनों एक ही तरफ मोड़ रहे हैं, जैसे ये क्लॉकवाइज मोड़ रहा है, ये भी क्लॉकवाइज मोड़ रहा है, तो दोनों मिलकर कितना मोड़ रहा है, तो दोनों डेविएशंस का समेशन। इस दूरी को थोड़ी देर के लिए y मान लेते हैं। तो इस दूरी को y को कैसे लिख सकते हो, y इज़ d इंटू टैन अल्फ़ा, है ना। इस ट्रायंगल से अगर देखो तो y इज़ d इंटू टैन अल्फ़ा, और अल्फ़ा छोटा है तो टैन अल्फ़ा को अल्फ़ा लिख सकते हो। और अल्फ़ा किसके बराबर है, h1/f1 के बराबर है, तो d इंटू h1/f1। और y को दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हो, ये h1 माइनस h2 के बराबर भी है। तो अगर सॉल्व करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें h2 मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ h1, कि h2 h1 के टर्म्स में कितना है, जो कि हम यहाँ रखेंगे तो सारे h1 आ जाएंगे, यहाँ भी h1 आ जाएगा, यहाँ भी h1 आ जाएगा, तो सब कुछ h1 के टर्म्स में हो जाएगा। तो जो ओवरऑल डेविएशन है अब मैं ये दिखा रहा हूँ, इसको दोबारा दिखाता हूँ। तो उन्होंने पिछली बार देखा कि जो ओवरऑल डेविएशन है, मैं अगर यहाँ लिखूँ तो ओवरऑल डेविएशन डेल्टा इज डेविएशन कॉज बाय फर्स्ट लेंस प्लस डेविएशन कॉज बाय सेकेंड लेंस, एंड विच इज दिस मच। ओके, अब ये ओवरऑल डेविएशन अगर हम एक सिंगल लेंस से पा जाए, और वो सिंगल लेंस ऐसा हो कि लाइट जो ऐसे आ रही थी और जो लाइट इस तरीके से जा रही है, तो हम इन दोनों लेंस को हटाकर एक सिंगल लेंस लगाना चाह रहे हैं, और इस तरीके से कि लाइट ऐसे ही आए और ऐसे ही निकले, जिससे कि कोई फ़र्क ना पड़े, तो हम उस सिंगल लेंस को कहेंगे कि वो इक्विवेलेंट है। नाउ से तो ये मैंने दोनों लेंस दिखा दिए, ये डायग्राम उतना ही है जितना पहले था। अब मैं कुछ चीज़ें मिटा रहा हूँ। पहला लेंस को मैंने हटा दिया, दूसरे लेंस को भी हटा दिया। अब क्या दिख रहा है, केवल जो रे आ रही थी वो और जो निकल रही है वो। अब हमें एक सिंगल लेंस लगाना है जो इस रे को इस रे में मोड़ दे। तो ऑब्वियस है वो सिंगल लेंस कहाँ होगा, जहाँ पे दोनों लेंस जो दोनों रेज कट करेंगी वहीं पर रखना पड़ेगा, जिससे कि वो रे को मोड़ के इस डायरेक्शन में भेज दे। तो वो सिंगल लेंस यहाँ होना चाहिए इस पोजीशन पे, और सिंगल लेंस का काम है ये पूरा डिवीजन अकेला वो खुद प्रोड्यूस करे, और ये एफ इक्विवेलेंट है। और ये लाइट आगे जाके इसी h1 हाइट पे इस सिंगल लेंस पे टकराएगी। तो अगर डेल्टा h जो है ये वाला डेविएशन वो वही है जो दोनों लेंस मिलके प्रोड्यूस कर रहे थे, तो इट शुड बी अल्फा प्लस बीटा। ये लेंस कितना डेविएशन प्रोड्यूस करेगा, h1/f इक्विवेलेंट। और दोनों लेंसेज जो अल्फा और बीटा थे वो हम लोगों ने देख लिया, इतना था पीछे। अब इसमें क्या कर रहा है, h2 की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली थी वो रख देते हैं, जिससे ये सब h1 कैंसिल हो जाए और हमें रिजल्ट मिल जाए। तो ये वो रिजल्ट है एफ इक्विवेलेंट का, अगर लेंसेज कांटेक्ट में नहीं है तो। एक बात ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला भले हम लोगों ने बहुत मेहनत करके निकाला हो, लेकिन बहुत यूज़फुल नहीं है। ये तभी यूज़ कर सकते हैं जब ओरिजिनल लाइट पैरेलल आ रही हो प्रिंसिपल एक्सिस के, क्योंकि तभी यहाँ का जो h1 है और यहाँ का h1 सेम होगा। तो ये फॉर्मूला बस रेस्ट्रिक्टेड कंडीशंस में ही यूज़ कर सकते हो जब लाइट पैरेलल आ रही है।
अदरवाइज़ क्या करना है, अदरवाइज़ फिर इक्विवेलेंट से नहीं करना है, अदरवाइज़ पहले लेंस की इमेज बनाओ, वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट होगी, फिर उसकी इमेज बना लो, है ना, सॉल्व लाइक दैट, इक्विवेलेंट मत यूज़ करना। ओके, इस वीडियो में यही तरह रखते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।